नमस्कार। न्यूज़ एनसीआर की सीरीज ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद के 62वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो फरीदाबाद से बिलोंग नहीं करते हैं, वो गुड़गांव से बिलोंग करते हैं। एक आवाज़ के नाम से एक संस्था चलाते हैं। आप सभी के प्यार से ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद को बहुत ख्याति मिल रही है, बहुत अच्छा चल रहा है और हम अब 62वें एपिसोड तक पहुंच गए हैं। पहले जब हमने इसकी शुरुआत की थी ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद की, तो हमारी कोशिश ये थी कि हम फरीदाबाद के मैक्सिमम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो समाज में एक अच्छा योगदान दे रहे हैं, जो समाज के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ। आपने देखा होगा, हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के इंटरव्यू इसमें लिए, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के इंटरव्यूज़ इसमें लिए हैं, समाज सेवियों के लिए हैं, जो संस्था काम कर रही है उनके लिए, या किसी ने थोड़ा सा भी समाज के लिए योगदान दिया है इस महामारी में, हमने उनको भी इस प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं। तो इस सीरीज़ के जब 100 एपिसोड होंगे तो उसके लिए भी हमारी कुछ प्लानिंग्स हैं, तो वो हम भविष्य में आपको जब वो समय आएगा तो हम आपको बताएंगे। गुड़गांव से हैं आशीष गुप्ता जी। आप एक आवाज़ के ट्रस्टी भी हैं और उसके साथ साथ महासचिव का दायित्व आप उस संस्था में निभा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब एक युवा इस तरह से अपने समाज के, अपने दोस्तों को जो इकट्ठा करके, उनको एक संगठित करके एक परिवार बनाता है और फिर उसके बाद समाज में आप उनकी ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए उतर जाते हैं। हमारे समाज को इस तरह के युवाओं की आज ज़रूरत है और विकट परिस्थिति चल रही है। लगभग 2 साल होने को आए हैं और हम इस तरह कोरोना से, इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। लोगों के व्यवसाय भी चले गए हैं, काम धंधे बंद हो गए हैं, गरीब लोग हैं, इलाज नहीं मिल रहा है। और ये जो समय आपने देखा था अभी 2021 में, वो 15 दिन किस तरह से लोगों ने निकाले हैं। पहले हमारे यार दोस्तों में से या दूर दूर से हमें खबर मिलती थी कि वही फलाने की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन अब हमारे आसपास से लोग गए। कहीं ना कहीं हमारी भी लापरवाही थी कि वो इतने फ्लो में बीमारी सामने आई। चलिए, मैं अब ज़्यादा वक्त जाया ना करते, मैं आपसे बात करूंगा। आशीष जी से आपको रूबरू करवाऊंगा, उनसे पूछेंगे कि उनके क्या मोटिव है, क्या विजन्स है आगे काम करने का। आशीष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप एक आवाज़ संस्था चलाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक आवाज़ किस तरह से काम करती है। आप गुड़गांव बेस्ड हैं और क्या आपका मोटो है, क्या विज़न है, संस्था किस ट्रैक पर जा रही है और कैसे कैसे आपका चल रहा है अभी, और कितने वॉलंटियर्स हैं उसमें? जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं प्रताप जी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इन्होंने आज मुझे मौका दिया आप सबके सामने आके और अपनी संस्था के बारे में बताने का। जी, इनके माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्था 2016 से स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने सबसे पहले एक बहुत छोटा सा कार्य करा था। हमने रोडों पे जो गड्ढे होते हैं उसको भरने का काम करा। हमने प्रशासन को ये दिखाना चाहा कि इस रोड पे ये गड्ढे हैं और इसको अगर आप नहीं करते तो हमारी संस्था इसका जिम्मा लेगी। सुनील गुरुग्राम के साथ इस संस्था को राज सैनी बिसरवाल ने स्टार्ट करा जी। उन दोनों ने मिलकर 2016 से गड्ढे बढ़ने शुरू करे। धीरे धीरे उनका प्रोग्राम पर्यावरण के तरफ भी झुकाव आया। जैसे आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से अपने ऑक्सीजन की बहुत मारामारी हुई, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें अच्छा, इस पर भी हम, माफ़ी चाहूँगा आपको रोक रहा हूँ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले मैं सिर्फ एक आवाज़ का विजन जानना चाहता हूँ और ये आपकी संस्था है कितनी पुरानी, कितने वॉलंटियर्स हैं, कैसे काम करते हैं आप? माफ़ी चाहूँगा। ये हमारी संस्था 2016 से चल रही है। अच्छा। और इसमें हम सब मिलके काम कर रहे हैं। 2016 से हम निरंतर इसमें प्रयास कर रहे हैं। हमारी संस्था एक पर्यावरण बेस्ड संस्था है जो कि मैक्सिमम पर्यावरण का काम करती है। पर्यावरण पे फोकस ज़्यादा, पर्यावरण पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा है। जी जी। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और पेड़ लगा के उनकी पेड़ों की सेवा करके उनको वृक्ष रूप देना, ये हमारी संस्था का सबसे मेन उद्देश्य है, मोटो है जी। तो हमने 2016 में जब ये शुरू करी तो हमने गड्ढों से शुरू करके पेड़ों पे आए। धीरे धीरे संस्था ग्रो होनी शुरू हुई। ग्रो होने के बाद हमारी संस्था में एक एक करके मैं उनको
अपने पर्यावरण सैनिक कहता हूँ। जी जी जी। जो हमारे मेंबर्स हैं वॉलंटियर्स जो हैं उनको हम पर्यावरण सैनिक के नाम से उनको बुलाते हैं और हमने वो जोड़े। खुद हमारे साथ काफ़ी संख्या में लोग जुड़े और आज हमारे साथ कम से कम 250 वॉलंटियर ऐसे हैं जो हमारी धरातल पे काम कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अगर कोई भी पर्यावरण का काम होता है, कोई भी हम काम उसका पर्यावरण का लेते हैं और हम उस काम के लिए मैसेज वगैरह डालते हैं तो हमारे कम से कम 150 से 200 वॉलंटियर ऑन द स्पॉट तैयार रहते हैं। जी जी जी। उसके बाद हमने संस्था को धीरे धीरे आगे बढ़ा के रजिस्टर्ड करा। ओके। अच्छा, पहले बिना रजिस्ट्रेशन के धरातल पर वैसे ही काम किया? हाँ, 4 साल हमने बिना रजिस्ट्रेशन के काम किया। जी जी जी। अभी पीछे 2020 में हमने संस्था को रजिस्टर करवाया है और उसके अंदर हमने ये संस्था रजिस्टर्ड करवा के एक ट्रस्ट इसको हमने बनाया जी। हमारी संस्था के अंदर जो हमारा मुख्य धारा वो पर्यावरण ही है जी। पर्यावरण का काम हम तकरीबन 4 से 5 महीने करते हैं, जिसमें हमारा जो मुख्य काम होता है पेड़ लगाना जी और उनका रक्षा करना जी। और बाकी जो टाइम होता है उसमें हम नियमित हफ्ते में 2 बार जी पानी देके उनकी रक्षा करते हैं। उनका रख रखाव, उनकी देखभाल पूरा जिम्मा हम उठाते हैं। हम पेड़ उतने ही लगाते हैं जितने हम संभाल सकें। हाँ, उनकी रक्षा कर सकें। उनकी रक्षा कर सकें, बिल्कुल बिल्कुल। और ट्री गार्ड वगैरह भी लगाते हैं उनके साथ? ट्री गार्ड भी लगाते हैं, बाकायदा उनको अच्छी तरह कवर करके उनकी एक होदी टाइप बना के जी, जी। एक नया प्रोजेक्ट और हमने इसमें थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई करके हमने स्टार्ट करा था। जहाँ पे भी हम पेड़ लगाते हैं या पौधे लगाते हैं हम उसके साथ एक मटका लगाते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ। और उसमें एक छोटा सुराख कर देते हैं। जी 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 जी। जिससे कि बारिश आए या हम उसमें पानी डालें तो उसमें मटके में इकट्ठा हो जाए और वो धीरे धीरे उस पेड़ को प्रॉपर रूप से मिलता रहे। कहते हैं वो मेरे ख्याल से एक हफ्ते तक चलता है, वो 1 हफ्ते 10 दिन तक मटके का पानी चल जाता है। हाँ, अगर जिस हिसाब से पीछे गर्मी थी उस हिसाब से देखा जाए तो वो कम से कम आपका 5 से 6 दिन आराम से निकाल जाता है। जी जी जी। और मौसम चेंज होते होते वो आपका हफ्ता 10 दिन भी चल जाता है। जी जी जी। बहुत सुंदर बात है और बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण की हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और प्रकृति का रूप तो आप देख ही रहे हैं कि वो कैसे बदला हमसे ले रही है। दूसरा, गुड़गांव अगर देखा जाए तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ का हब है, जहाँ पर पेड़ों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जंगल काट काट के पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो बन गई, लेकिन पर्यावरण पर किसी का ध्यान नहीं है। और वहाँ इस तरह की संस्था काम करे और वहाँ के लोगों को ये जागरूक करने का काम करे कि भाई पेड़ लगाइए और वो आपके लिए कितना आवश्यक है। और पॉल्यूशन में तो दिल्ली NCR आपको पता ही कि पूरे देश में सबसे आगे है। तो सभी को हम भी आपसे कहेंगे कि सभी पेड़ लगाएं, कोशिश करें कि पर्यावरण को जितना हो सके उसको दूषित होने से बचाएं। अच्छा आशीष जी, बहुत पिछले वर्ष भी आपने देखा कि कोरोना का किस तरह से माहौल चल रहा था। हम 2021 में फिर से बैठे हैं, दूसरी लहर को हमने एक्सपीरियंस भी किया। अब फिर से तीसरी लहर का इंतज़ार कर रहे हैं, वो तीसरी लहर हमारा दरवाज़ा खटखटा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी लापरवाही हम लोगों की अभी भी चल रही है। आप आसपास के पहाड़ी इलाकों में देख लो, चाहे उत्तराखंड, हिमाचल, लोग जा रहे हैं बराबर घूमने के लिए जा रहे हैं, जैसे पता नहीं उनको जेल से छोड़ा है कि भैया जाओ अब तुम आज़ाद हो। लेकिन वो आज़ादी को कोरोना किस तरह से उसको बदलेगा तब लोगों को इस चीज़ का एहसास होगा। जब वो 10-15 दिन थे जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, इंजेक्शन्स की, प्लाज्मा की, इन सब की ज़रूरत पड़ रही थी, किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े, कैसे काम किया? प्रताप जी देखिए, जब पहली कोरोना की लहर आई उसमें लोगों ने काफ़ी मतलब उसको शुरू में लाइटली लिया, मगर धीरे धीरे टाइम के साथ वो समझ गए कि भाई हमें इसमें थोड़ी सी अपनी ध्यान रखना जरूरी है। जी जी। जैसे जैसे वो ख़त्म होती गई लोग सारे अपने उसमें लीनियंट हो गए या लीनियंसी बरतने लग गए। आप मतलब कुछ भी कह सकते हैं, लापरवाही करी उन्होंने। जैसे ही दूसरी लहर आई तो उन्होंने उसको भी हल्के में लिया कि ठीक है ये तो आता रहेगा जाता रहेगा, ऐसे ही है। और उन्होंने उस चीज़ को लाइटली लेके घर से निकलना बाहर शुरू कर दिया। जब पहली लहर आई थी उस टाइम भी ये हुआ था कि इसमें ऑक्सीजन मात्रा डाउन होती है जी। अगर लोग उस टाइम भी इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रख के करते कि भाई ऑक्सीजन की हमें इसमें दिक्कत आ सकती है और हम ज़्यादा पेड़ लगाए। मैं ये नहीं कहता कि आपने आज पेड़ लगाया वो आपको अगले 1 महीने में ऑक्सीजन देनी शुरू कर देगा जी। मगर आपका एक पेड़ लगाया हुआ आगे 5 साल बाद तो ऑक्सीजन देगा आपको, 3 साल बाद तो ऑक्सीजन देगा। सही बात है।
तो वो लापरवाही उन्होंने सेकंड वेव में काफ़ी करी। उस बीच में हमारी संस्था ने काफ़ी लोगों तक पहुंचने की कोशिश करी, काफ़ी मदद करने की कोशिश करी जी। हमने उस बीच में भी काफ़ी कोशिश करके पेड़ लगाए और उनको पानी देने का काम जारी रखा। साथ साथ हमारी टीम के काफ़ी मेंबर्स ने कोरोना में अपने घर छोड़ के और अपने ग्राउंड लेवल पे आके काफ़ी काम करा जी। जैसे ऑक्सीजन है, मेडिसिन है। हमारी संस्था में एक पर्यावरण सैनिक है हमारा जी, अमित सैनी, उसने काफ़ी उसमें मतलब मदद करी। उसने एक अपना पर्सनली देखा जाए तो एक कॉल सेंटर टाइप उसने मोबाइल के थ्रू अपना चलाया। अच्छा, बहुत बढ़िया। और उसमें उसने हर जगह अपने नंबर शेयर करे और उसमें ये साथ में संस्था की तरफ से मैसेज किया कि भाई किसी भी जन को अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ उनको दिक्कत आ रही है तो आप कांटेक्ट करिए और हम पूरी कोशिश करेंगे। उसमें हमने काफ़ी मदद करी। ऑक्सीजन का किस तरह से इंतजाम करते थे, क्योंकि हर आम आदमी जो था वो या तो लाइन में लग रहा था या उनको मिल नहीं रही थी? ऑक्सीजन का जी हमने कहीं से 2-3 सिलेंडर का हमने बातचीत करके इंतजाम करा और उसके बाद हमारी टीम के जो पर्यावरण सैनिक है वो जाया करते थे लाइन में लग के ऑक्सीजन भरवानी और जो जिनको ज़रूरत है उनको वहाँ तक पहुँचाना, वो सारा काम वो करते थे। किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो खुद केमिस्ट पे जाके और मेडिसिन लेके उनके घर तक पहुँचाते थे। तो काफ़ी मतलब कई हद तक मैं ये कहूँगा कि हम मतलब इस चीज़ के लिए हम तत्पर पे थे कि भाई हमें ये काम अच्छे से करना है और जितनी ज़्यादा मदद हम कर सकें हमें लोगों की मदद। अच्छा, ऐसा भी देखा गया था कि लोग वो कहते हैं ना आपदा में अवसर ढूंढना, आपदा में अवसर है, तो लोग क्या करने लगे थे कि जो परिवार में सब लोग सही हैं, उसमें कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर वो 1-2 सिलेंडर अपने स्टॉक करके रख रहे थे कि भैया कल को हमें कुछ हो गया तो हमारे लिए काम आएगा। ऐसा कुछ देखने को मिला? ऐसा काफ़ी हुआ था जी। ऐसे में हमने काफ़ी मतलब देखा था कि जिनके घर में कोई पेशेंट नहीं है कोरोना पॉजिटिव, मगर वो सिलेंडर की डिमांड आ रही थी कि हमें सिलेंडर चाहिए जी, और वो स्टॉक कर रहे थे। जो बीच में सिलेंडरों की कालाबाजारी हुई है और जिस हिसाब से सिलेंडर या ऑक्सीजन कम हुई है। सर, सिलेंडर्स की कालाबाजारी हुई है और सिलेंडर्स को रेंट पे भी दिया गया था और जिसमें 10-10, 20-20 हज़ार रुपये सिक्योरिटी ले रहे थे। इवन मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे एक नॉन है, मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, उनके फादर को कोरोना पॉजिटिव हो गया था। तो उनका आया कि मुझे सिलेंडर चाहिए, तो मैंने कहीं से 1-2 नंबर निकाले, कोशिश करी, तो सामने से जवाब आया कि सिलेंडर मिल जाएगा बट 50,000 रुपये आपको जमा करवाने पड़ेंगे। अच्छा। जो सिलेंडर 10,000 रुपये का है एक्चुअल में, मतलब जो भी उसकी अमाउंट हो, अगर हम उसको परचेज करते हैं तो मेरे हिसाब से 10,000 में आपका बड़ा सिलेंडर आ जाता है। गवर्नमेंट की जो उसमें ऑक्सीजन फीस है वो मेरे ख्याल से 200-250 रुपये कुछ समथिंग इस हिसाब से है जी जी। मगर लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये दे के भी सिलेंडर स्टॉक करके अपने घर में उस चीज़ का बढ़ावा दे दिया और ये गलत कुछ लोगों ने तो इसको धंधा ही बना लिया था जी, धंधा बना लिया था, रेंट पे दे रहे थे, धंधा बना लिया। कंसंट्रेटर खूब बिके हैं। कंसंट्रेटर आपके जो 50,000 का है वो 1-1 लाख रुपए में, 100-1.25 लाख रुपए में बिके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऐसा नहीं है कि मैं सुनी सुनाई बातें, या खुद हमने ऑब्जर्व करा है, खुद हमने 2 जगह बात करी है। एक जगह खुद पर्सनली हमने फ़ोन करके पूछा है तो उनकी तरफ से आया था कि 5 लीटर का कंसंट्रेटर आपको 1.25 लाख का मिलेगा विद GST, जिस पे GST आप अलग से प्लस पे करोगे अगर आप लेते हो तो मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि आपदा में अफसर लोग अपने आप ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ है। मैं आपको भी एक किस्सा बताऊंगा और मैं आप सबको ये सबके साथ ये शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों ने जो उस टाइम पे उस इतने गंभीर परिस्थिति में जो फ़ायदा उठाया था ना, वो बहुत गलत था। एक मेरे मित्र हैं भावना जी, आरजे भावना, उनके घर में कोई पुरुष नहीं है और उनके सिर्फ एकमात्र उनके फादर, और उनके फादर बेड पे थे और बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब। उन्होंने किसी से जैसे तैसे करके उनको दिल्ली से एक कंसंट्रेटर मिला और उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे से पहले अगर आप आ गए तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो उसके बाद भूल जाना, और कैश पैसे लूँगा 1.5 लाख। अब बताइए 1.5 लाख में आपने हवा खरीदी है। तो अब तो मुझे लगता है कि आप सभी को सावधानियां बरत लेनी चाहिए, नहीं तो फिर से दोबारा से तीसरी लहर तो आ ही रही है और अब तो बच्चों पे भी असर करेगा। अब कहाँ तक छुपोगे? इसके अलावा जैसे इंजेक्शन था एक रेमडेसिविर, उसकी तो मैं बताऊं कि हमने भी यहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी के थ्रू हम भी उनको इन्फॉर्मेशन देते थे कि यहाँ पे बिक रहे हैं, वहाँ पे बिक रहे हैं, तो देखिए, और छापे भी लगे। छापे भी लगे। प्लाज्मा के ऊपर बहुत काम हुआ।
और फिर उसको बीच में रोल आउट कर दिया। तो वो समय कैसा था और कैसे आप मैनेज करते थे? प्लाज्मा के लिए आपकी ड्राइव्स कैसे चलती थी? देखिए, इसमें पहले इंजेक्शन वाली मैं आपसे बात करना चाहूँगा जी। बीच में एक हमारे मित्र हैं, उनको इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी थी, तो उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे इंजेक्शन चाहिए और हॉस्पिटल वालों ने कह दिया जी आप अपना अरेंज करो, हम कुछ नहीं करवा सकते। तो हमने कहा भाई ठीक है, हम कोशिश करते हैं। तो हमने एक तो जगह पता करा, जो इंजेक्शन 5,000 रुपये का या गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए 3500 रुपये का इंजेक्शन का जो रेट है, वो इंजेक्शन हमें 40,000 रुपये का मिल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ऐसी कमाई लोग क्यों करना चाहते हैं। आप अपना ज़मीर मार के किसी के घर में ऐसा मतलब काम करो, मुझे ये ठीक नहीं लगता जी। दूसरी चीज़, इसके अलावा हमने गवर्नमेंट से टाई अप करा, गवर्नमेंट के ड्रग इंस्पेक्टर से फ़ोन पे बात करी, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि हमें ये इंजेक्शन चाहिए। उन्होंने कहा आप ऑफिस में आइए और मुझसे मिलिए। हम उनका ऑफिस में जाके मिले, उन्होंने विद इन 2 आवर्स वो इंजेक्शन हमें गवर्नमेंट रेट पे अवेलेबल करवाया। मतलब वहाँ के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, CMO? नहीं, CMO नहीं, ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं गवर्नमेंट के, ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं। और जिस हॉस्पिटल में पेशेंट था वो डायरेक्ट उन्होंने वहाँ पे उनको भेज के वो अवेलेबल करवाया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन सक्रिय था इसमें, और ये कालाबाजारी भी पहले काफ़ी हुई है, बाद में इस पर थोड़ा अंकुश लगाया गया। अंकुश लगाया गया, और जैसे ही अंकुश लगा फिर चीज़ें नॉर्मल होती चली गई। जो ऑक्सीजन आपकी एक हफ्ते में मारामारी हुई, कालाबाजारी हुई जी, जैसे ही उसमें प्रशासन ने अपना हाथ डाला और उसके ऊपर अंकुश लगाना शुरू करा, तो वो धीरे धीरे ऑक्सीजन की डिमांड कम होती चली गई, ऑक्सीजन मिलनी अवेलेबल होनी बहुत आराम से हो गई। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन का अच्छा रोल रहा। मैं ये नहीं कहता कि कमियां नहीं रही, कमियां भी रही, मगर प्रशासन ने अपनी तरफ से मेहनत पूरी करी। फिर एक समय तो ऐसा भी आ गया था कि रेमडेसिविर भी बंद कर दिया गया था। हाँ। फिर उसके बाद जिन लोगों ने स्टॉक कर रखा था उन पर जरूरी अच्छी मार पड़ी कि अब बेच लो, इनको कहाँ बेचे। ऐसी मार पड़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा और एक आवाज़ के क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने पास्ट में किए हैं, और फ्यूचर में तो हम बात करेंगे, लेकिन पास्ट में और क्या आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं? देखिए, हमने पर्यावरण से सारे काम करे। पर्यावरण में पेड़ लगाना, हमने एक प्रोजेक्ट करा शीतला माता मार्ग, जो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इस टाइम। अच्छा, उसमें क्या है? शीतला माता हमारी एक तरह से गुरुग्राम में पूजने, मतलब देवी। हाँ बिल्कुल, पूरे देश से लोग आते हैं। उस मार्ग पे हमने सौंदर्यकरण अभियान चलाया। उस रोड पे 1 या 2 पेड़ से ऊपर डिवाइडर पे कोई पेड़ नहीं थे जी। हमारी पूरी टीम ने उस रोड को गोद लिया। उस रोड पे कम से कम 800 से 1000 पेड़। तो फिर आपको जिला प्रशासन के साथ में कांटेक्ट करना पड़ा? जिला प्रशासन से हमने कांटेक्ट करा, उन्होंने हमें पेड़ मुहैया भी करवाए, ट्री गार्ड भी मुहैया करवाए। इसमें प्रशासन का हमारे लिए रवैया अच्छा रहा और सहयोग दिया उन्होंने। हम ये नहीं कह सकते कि भाई उन्होंने हमें सहयोग नहीं दिया, उन्होंने हमें पूरा सहयोग करा। वहाँ के MLA साहब ने हमारे को पूरा सहयोग करा, सिंगला साहब की तरफ से हमें पूरी मदद मिली है हर तरह से। तो हमने वो गोद लिया, हमने उसमें 700 से 800 तकरीबन 1000 पेड़ तक हमने उस पर लगाए। हमने सेक्टर 5 चौराहे से और अतुल कटाई चौक तक पेड़ लगाए। अच्छा। अगर आज हम उस रोड पे जाके देखते हैं तो कोई ये नहीं कह सकता कि इस रोड पे पेड़ कभी होते होंगे। और प्रशासन से हमने एक गुहार रोड लगाई थी, जो मैं अब फिर से लगाना चाहता हूँ। उस रोड पे सेक्टर 5 से लेके शीतला माता मंदिर तक डिवाइडर नया बना था, जिसके ऊपर अब तक पेंट नहीं हुआ है। अच्छा। हमारी संस्था ने अपने पैसों से, अपने निजी कोष से पेंट लेके और कम से कम आधे किलोमीटर तक का पेंट खुद अपने हाथों से सबने मिलके करा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक प्रोजेक्ट और मैंने सुना है कि आप सामूहिक विवाह भी करवाते हैं, और इतने कम समय आपकी संस्था को हुआ है, रजिस्टर्ड हुए, कैसे इतना सब कुछ कर लेते हैं? राजू, मैं उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। उससे पहले हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। अच्छा। हमने दिसंबर 19 को एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। उसमें हमने 201 यूनिट प्लस सिविल हॉस्पिटल को डोनेट करी थी। और वो हमारी संस्था का पहला प्रोग्राम ऐसा था, जो कि संस्था नई एक तरह से रजिस्टर्ड हुई थी, और हमने पहला प्रोग्राम करा था। तो एक बार हम भी ये सोच रहे थे कि कैसे होएगा। मगर शीतला माता की मेहर है, श्री राम प्रभु की मेहर है कि सारे कार्य अच्छे से होते गए। और हमने एक रिकॉर्ड बनाया कि आज तक गुड़गांव में सिविल हॉस्पिटल को किसी ने भी 200 यूनिट से ऊपर ब्लड नहीं दिया था। अच्छा। और हमारी संस्था एक ऐसी संस्था थी उस टाइम कि गुरुग्राम जिले में
एक अकेली संस्था ने पहले अटेम्प्ट में 200 प्लस यूनिट का डोनेट करके, उसके बाद भी हमारे कम से कम 30 से 35 डोनर वहाँ पे और खड़े थे जो कि डोनेट कर सकते थे, मगर समय का अभाव था और बैग इतने नहीं थे, तो 201 पे हमें वो रोकना पड़ा। ये बहुत बढ़िया बात है। कहा जाता है जब ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर 20-25 यूनिट तक भी अगर हो जाती हैं तो उसको एक अच्छा कैंप माना जाता है। तो अब सोचिए कि कहाँ 200, कहाँ एक 20-25, तो 200 एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने 200 यूनिट इकट्ठा किया। बहुत बहुत बढ़िया बात है। चलिए, ये फिर सर्कल पे भी डिपेंड करता है और आपके वॉलंटियर्स कितनी एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंडेंट करता है। तो और इसके अलावा और क्या कर रहे हैं आप? इसके बाद हमने मार्च में 11 गरीब कन्याओं की शादी करवाई। अच्छा। जिस दिन हमारा ब्लड डोनेशन कैंप कंप्लीट हुआ और अच्छे से हमने वो सारी व्यवस्था बना के उसको पूरा करा, उसके 2 दिन बाद हमारी एक छोटी सी मीटिंग हुई जिसमें हमारा ये आया कि हमारे एक परिवहन सैनिक है, उनका ये मन आया कि हम गरीब कन्याओं की शादी के लिए कुछ करें जी। तो उसी टाइम हमारी पूरी टीम ने इकट्ठे होकर ये फैसला लिया कि हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम गरीब कन्याओं की शादी करें। उसमें हमने नंबर कोई हमने सार्वजनिक करा था कि हम कितने करेंगे जी। बट नई संस्था होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके हमने जितना हो सकता, हम 2 पे आए, फिर हम 4 पे आए और लोगों का साथ इतना मिला कि हमने 11 गरीब कन्याओं की शादी करी। और वो शादी आज के टाइम में गुड़गांव में जो भी जिस बंदा उस शादी में आया था या जिन्होंने वो देखी थी, तो उनके हिसाब से वो एक अद्भुत शादी थी। ऐसा नहीं था हम किसी गरीब कन्या की शादी कर रहे हैं। जितने भी टीम के मेंबर थे, सबके मन में सिर्फ एक ये बात थी कि हम अपनी बहनों की शादी कर रहे हैं। हाँ। और बहुत अच्छे से हमने उस प्रोग्राम को करा। उसमें हमारे माननीय विधायक सुधीर सिंगला जी का अच्छा सहयोग रहा, प्रशासन का भी हमें सहयोग मिला उसमें, और चीज़ें हमारी थोड़ी आसान होती चली गई। और गुड़गांव के लोगों ने हमें बहुत साथ दिया, कईयों ने हमें बहुत सामान भी दिया और सारी चीज़ें हमारे लिए शॉर्ट आउट करते चले गए और हमने 11 गरीब कन्याओं की धूमधाम से शादी करी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, एक्सीलेंट। अच्छा आशीष जी, एक चीज़ और होती है, मान लीजिए आपने शादी तो उनकी, विवाह तो उनका करा दिया, विवाह हो गया सब, क्या उसके बाद भी आप उन कपल से संपर्क में रहते हैं कि सब चीज़ें ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, कैसा है? हाँ, उसके बाद भी बीच में हमारे पास 1-2 कपल्स के फ़ोन आए थे और हमारी कोशिश भी रहती है कि हम किसी तरह उनसे कांटेक्ट में रहें। हाँ। तो उनके जो फ़ोन आए थे, अगर आप वो फ़ोन सुनोगे तो शायद आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। अरे जिस दिन हमने वो लड़कियां विदा करी थी जी, मैं उनको माफ़ी चाहूँगा, लड़कियां नहीं, हमारी बहनें विदा करी थी। तो उस दिन हमारी टीम का कोई एक मेंबर ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना हो। हमारी टीम के सारे मेंबर की आंखों में पानी था। जब ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ तो उनको ऐसा एहसास हो रहा था कि हमारी सगी बहनें हमें विदा होके जा रही है। तो उसके बाद हमने कांटेक्ट भी करा, कईयों का आया भी, और जिनकी हमने शादी करी उनकी तरफ से भी हमें कई बार मैसेज आया। उनके भी लिंक में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं मगर उनके पास बजट नहीं है। और वो ये कहते हैं कि हम वेट करने को तैयार हैं, आप इस साल करो, अगले साल करो, मगर करेंगे हम आपके थ्रू, क्योंकि जो मान सम्मान आपने दिया है, हमने दिया है या हमारी टीम ने दिया है, हमारी टीम मेंबर्स ने दिया, वो हमें जल्दी से कहीं नहीं मिलता। तो इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि वो शायद आप आगे पूछेंगे जी, जितने भी कपल ऐसे हैं, माता बहन हैं जो मतलब आगे हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं जो इस कार्यक्रम में, तो हमसे कांटेक्ट करें, हम आगे कोशिश करके उन सब का शादियों में करेंगे। इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं, इतना बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप किया और 11 कन्याओं का विवाह कराना, उसमें भी बहुत पैसा लगता है। तो फंडिंग का अरेंजमेंट कैसे होता है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फंडिंग के लिए? देखिए, इसमें गुरुग्राम वासी जितने भी हैं उनका इस काम के लिए दिल बड़ा है काफ़ी, मैंने ये देखा है। अच्छा। हमने जिनसे भी बात की, जिनको भी हमने बताया कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, तो उनकी तरफ से हमें सहयोग मिला। और हमारे एक डोनर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मगर उन्होंने दिल खोल के कि जितनी भी हमने ज्वेलरी दी कि सारी ज्वेलरी हमारी तरफ से है, और इसके अलावा अगर आप और कुछ चाहते हैं तो वो भी हम करेंगे। तो हमें ऐसे ऐसे डोनर मिले हैं, उन सबको मैं नमन करता हूँ जिन्होंने हमारी एक आवाज़ भी अपनी तरफ से हमें खूब मदद करी और इस प्रोग्राम को पूरा संपूर्ण करवाया। क्या राजनेताओं से भी धनराशि मिली, कोई सहयोग मिला? हमारे माननीय विधायक गुरुग्राम श्री सुधीर सिंगला
जी की तरफ से हमें धनराशि प्राप्त हुई। उन्होंने हमें बहुत अच्छी धनराशि प्राप्त कराई और उन्होंने हमें काफ़ी सहयोग करा। जिस दिन हमारी मैं बताना चाहता हूँ, हमारी एक मीटिंग थी उससे शादियों से पहले, जिसमें हम उनके रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और उन सब परिवार को बुला के हमें बताना था कि आपकी शादी में हम ऐसे ऐसे करेंगे, यहाँ से बारात चलेगी, यहाँ से तो वो मीटिंग करने के लिए भी सुधीर सिंगला जी ने अपना ऑफिस हमें दिया और हमने उनके ऑफिस पे ही वो मीटिंग करी। जी 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 जी। तो उनकी तरफ से हमें काफ़ी मतलब मदद मिली है और मैं यही चाहूँगा कि आगे भी ऐसी मदद मिलती रहे। एक सवाल आ रहा है, तो अब थोड़ा सा सवाल जवाब का दौर कर लेते हैं कि कोरोना से पीड़ित परिवारों में जिन्होंने अपने कमाई के साधन खो दिए, आप क्या उनकी भी मदद करेंगे? प्रताप जी, उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी संस्था नई है और स्टैंड हो रही है, तो धीरे धीरे हमारे विषय जितने भी हमारे पास चर्चाएं आ रही है या जो भी हमारे विषय आ रहे हैं उन पर चर्चा करके और उसका एक कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन के थ्रू या अपने थ्रू जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी या अपना व्यवसाय खो दिया, उनके लिए हम कुछ कर सकें जी। तो आगे जैसे भी होगा हम कोशिश करके उनका व्यवसाय या जो भी है करने की कोशिश पूरी करेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं कोरोना काल में ये देखा गया कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ज़रूरतमंद है, जो या स्लम क्लस्टर्स में रहते हैं, उनको खाने और राशन और इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ गई थी और उन तक पहुँच, क्योंकि सारी चीज़ें बंद थी, कहीं ना कहीं तो ज़रूरत थी। और पलायन का एक दौर भी शुरू हुआ था 2020 में, वो भी आपने समय देखा। तो किस तरह से लोगों तक मदद पहुँचाई? उस बीच में हमारी संस्था ने कोशिश करी कि जहाँ पे भी हमें लगे हम वहाँ पे जाके भोजन, पानी या जो भी हमारी संस्था कर सकती है वो करे, हमने कोशिश करी। मगर उसके अलावा मैं ये कह दूँ कि हमारी संस्था ने काफ़ी खाना बांटा है, वो मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। हाँ। हमने सबसे मिनिमम संस्था में खाने का काम करा, मगर हम कई ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़े जिन्होंने खाने को लेके और इन चीज़ों को लेके काफ़ी काम करा है और उन्होंने बहुत मदद करी। आपको एक संस्था बताता हूँ, सिद्धेश्वर स्कूल है गुड़गांव में, सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से उनकी संस्था है। अच्छा, बहुत बड़ी। पिछले कोरोना काल में उस मंदिर में पहले 700 आदमियों का खाना बना और अगले दिन वो बढ़ गया 900 में। ऐसे करते करते मतलब एक हफ्ते के अंदर वो जो पैकेट्स बन रहे थे वो आपके 2500 से 3000 पैकेट्स बनने डेली शुरू हो गए और सुबह शाम वो वितरण होते थे। तो ऐसी काफ़ी संस्थाएं हैं वहाँ पे गुड़गांव में। तो वो जो संस्था काम कर रही थी, क्या आपके वॉलंटियर्स भी उनकी मदद करते थे? हाँ, कोरोना को देखते हुए जो वॉलंटियर्स अपने घर से निकल सकते थे, क्योंकि हमारी तरफ से एक आया था कि भाई कोरोना ज़्यादा ही इस टाइम चल रहा है, तो कोशिश करके पहले आप अपना घर देखिए, क्योंकि हम समाज के लिए निकल रहे हैं मगर साथ साथ हमें अपना घर भी देखना होता है। हमारे संस्था में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि राजनीतिक परिवार से हो या कोई उससे हो, सब सर्विस वाले या अपने बिजनेसमैन। हाँ। और हमें सिर्फ सैटरडे और संडे मिलता है ये काम करने के लिए। जी जी। तो उस बीच में काफ़ी वॉलंटियर्स हैं हमारे जो निकले थे, उन्होंने काफ़ी मतलब संस्थाओं के साथ मिलकर मदद करी है, उनके साथ खाना भी बंटवाया है और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी है उनके हिसाब से हम चले भी हैं। जी जी जी। अगला सवाल ले लेते हैं। ये निशांत अहलावत जी पूछ रहे हैं कि कोरोना के समय में आपने ज़मीन पर रहकर इतनी सेवा की है, क्या आपने कभी अपनी सेफ्टी के लिए सोचा? देखो जी, मैं तो सिर्फ एक बात मानता हूं, डर तो सबके ही साथ था, डर तो रिस्क था, डर सबके साथ था, मगर मेरी जो थिंकिंग है या जो मेरा मानना है, मेरा विश्वास श्री प्रभु राम के ऊपर बहुत है और मेरा ये मानना है कि अगर कुछ होना होगा तो उनके आदेश से ही होगा। जी। मैंने कई ऐसे किस्से देखे, कई ऐसे केस देखे जिसमें बंदा पूरा दिन अपने घर में रहा कोरोना में और उसको कोरोना हो गया और वो बदकिस्मती से बच नहीं पाया। तो ये सब कुछ भगवान के हाथ में है, सेफ्टी अपने हाथ में रखो, सेफ्टी से चलो। बिल्कुल बिल्कुल। मगर अच्छा, एक चीज़ और थी आशीष जी कि इसमें दूसरी लहर में क्या देखा गया कि ज़्यादातर से अगर देखें तो रेशो के हिसाब से तो हर घर में कोई ना कोई कोरोना पॉजिटिव था, हर घर में। और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनमें जैसे मान लीजिए 4 या 5 लोगों का परिवार है, जिनमें से 2-3 लोग जो मैनेज करते हैं घर को,
खाना बनाना है और भी छोटी मोटी जो चीज़ें घर की होती हैं उनको करते हैं। अब उस परिवार में बच्चे भी हैं, अब उनको खाना खिलाने वाला या बनाने वाला भी कोई नहीं है ठीक, तो क्या ऐसे लोगों तक भी आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाया कि उनके परिवार तक खाना उनके घर तक ही पहुंच जाए? देखिए, ऐसे 2-3 संस्थाएं चल रही थी जिनकी तरफ से ये आया था कि अगर घर में कोई भी कोरोना पॉजिटिव अगर आप सारे हो जाते हो जी। तो आप हमें कांटेक्ट करें और वहाँ पे हम खाना आपको डिलीवर करवाएंगे सारे। हाँ। तो संस्थाओं ने काम करा, हमारे वॉलंटियर्स ने उनके साथ भी टाई अप करा और कई घरों में ऐसे खाना पहुँचाया गया है जहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं और उनको वहाँ पे पैकेट्स अवेलेबल करवाए गए। कैसे आइडेंटिफाई करते थे उनको कि भाई ये सही कह रहे हैं कि और इनको सच में ही ज़रूरत है? देखिए, उसका भी उसमें आइडेंटिफाई तो हमने ऐसा कुछ करा नहीं। हमारे पास फ़ोन आते थे या संस्थाओं के पास फ़ोन आते थे, तो वो वहाँ पे बात करके और उनको डिलीवर करवा दिया करते थे। आपको पता तो है हमारा भारत देश और यहाँ पर कैसे लोग हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो सारे घर में ठीक होंगे फिर भी चलो कोई बात नहीं खाना मंगा लेते हैं, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ऐसा होता है, काफ़ी होता है जी। मगर जो सिचुएशन हमारे सामने थी उस सिचुएशन में हम किसी को आइडेंटिफाई ऐसे नहीं कर सकते। जी 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 जी। अभी भविष्य के लिए आपका क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या आप आगे करना चाहेंगे? क्योंकि हो सकता है कि अब भगवान करे तीसरी लहर ना आए, अगर नहीं आती है तो किस तरह के आपके प्रोजेक्ट्स हैं आगे के लिए? भगवान करेगी तीसरी लहर कभी ना आए, और हमारे जो आगे प्रोजेक्ट है उसमें हम पर्यावरण को अपना सर्वप्रिय रख के उसको आगे चलाएंगे। हमारा पर्यावरण के लिए हमारा पौधारोपण कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। हाँ, वो मानसून आ चुका है, तो हमारी कोशिश है हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और साथ में ये आग्रह करूँगा कि हमारे साथ साथ जो बंदे पेड़ लगा सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। आप अगर 10 पेड़ लगाओगे और उसमें से अगर आपके 2 पेड़ भी बन जाते हैं और 8 नहीं बनते तब भी आपकी भागीदारी बहुत अहम रहेगी। कम से कम दो तो बना दिए, 2 बड़े हो जाएं तो वही बहुत बड़ी बात है। तो ये मत सोचिए कि आपने पेड़ लगाया आप टाइम नहीं दे पाएंगे। आप पेड़ लगाइए मानसून में, और भगवान का नाम करके आप जैसे पेड़ लगाएंगे तो मानसून में वो पेड़ आगे ग्रो कर जाएंगे। कम से कम मैं ये कहता हूँ कि अपने भविष्य में जो हमारी पीढ़ी, अब नई पीढ़ी जो आने वाली है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, कम से कम उनको तो हम कुछ दे के जाएँ। आप छोटे बच्चों को प्रेरित करें कि आप गार्डन में जाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ों के लिए आप जागरूक करें जी। और आगे हमारा जो है, जैसे हमने पर्यावरण का हमारा दिसंबर के आसपास ये समाप्त हो जाता है, उसके बाद हमारा पर्यावरण का नहीं हो पाता, ठंड आ जाती है। एक आशीष जी, बहुत सुंदर सवाल आया है, ये यति सिंगल हैं, इनका सवाल है कि एक महिला होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने महिलाओं के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए क्या कदम उठाए अभी इस कोरोना में? हाँ, कोरोना काल में पीछे ठंड के टाइम हमने कंबल्स बांटे थे, तो हमने ये देखा कि काफ़ी लोग कंबल बांट रहे हैं, तो वो चलते हुए रिक्शा वालों को और इनको बांटते थे। मगर हमारा एक अलग ही नज़रिया था। हम सारे कंबल लेके सिविल हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे जितने भी वार्ड में गरीब महिलाएं जो प्रेग्नेंट थी या जिनके नवजात शिशु थे, हमने उन सबको कंबल अपने हाथों से उड़ाए हैं। हमारा वो काम नहीं था कि कंबल लेके हमने दे दिए कि जी आप बांटो। हमारी टीम में सबसे मेन प्लस पॉइंट ये है कि हम अपने हाथों से सारे काम करते हैं। तो हमने सिविल हॉस्पिटल में काफ़ी कंबल बांटे हैं, और ज़्यादातर हमने जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ थी और जो नवजात शिशु जिनके हुए थे उनको हमने ये सारे कंबल बांटे हैं। देखिए, शिक्षा हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कहीं ना कहीं देखे जाए, जो स्लम क्लस्टर्स के बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, प्राइवेट तो क्या वो सरकारी स्कूल तक भी नहीं पहुंच पाते, कुछ अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा कमी है। तो आपके वॉलंटियर्स कुछ इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं? ये चीज़ हमारे पास पहले भी आई थी और इस पे हम विचार भी करा था और हम इस पे विचार कर भी रहे हैं आगे। हम सबसे पहले स्लम्स एरिया जितने भी हैं उसमें हम एजुकेशन को लेके एक मुहिम चलाएंगे, जिसमें हम उनको अवेयर करेंगे कि आने वाले टाइम में पढ़ाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब ये मुहिम हमारी उसमें कंप्लीट हो जाएगी, या उसको कह सकते हैं थोड़ी अच्छे लेवल पे हो जाएगी, तो उसके बाद हम जितने भी गरीब बच्चे हैं या स्लम्स एरिया के बच्चे हैं, कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पे एक प्राइवेट ट्यूशन चलाएं। अच्छा। उनको हम सिखाएं, उनको पढ़ाएं कि ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मुहिम के लिए हमने सोचा है, संस्था जैसे जैसे ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी, तो हम ये चीज़ें भी उसमें करेंगे। बहुत बढ़िया। मैं आपको उदाहरण के तौर पे मैं फरीदाबाद का एक एग्जांपल दूंगा। फरीदाबाद में एक संस्था है मिशन जागृति।
उन्होंने एक मुहिम चलाई है इन क्लस्टर्स के बच्चों के लिए, पाठशाला, उसका नाम पाठशाला रखा है उन्होंने। वो रोज़ाना क्लासेस वहाँ पे लेने के लिए जाते हैं, और मैं आपको बताऊँ कम से कम 90 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और 90 की संख्या बहुत बड़ी होती है कि 90 बच्चे एजुकेट तो हो रहे हैं कम से कम। और वो हर संडे एक एज ए गेस्ट टीचर वहाँ पर बुलवाते हैं, और वो समाज का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर इस चीज़ पे काम किया जाए, अगर सीरियसली काम किया जाए, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़े आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं। हाँ। नहीं, इसमें हम करेंगे आगे, हमने सोच रखा है। हम जो संस्थाएं ऐसे जैसे आपने अभी नाम लिया, ऐसी संस्थाओं का हम इनसे कांटेक्ट करेंगे, हाँ। इनसे मिलेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी काम कर रही है, तो ये हमें इसमें अच्छा मार्गदर्शन कर सकती हैं, और इनके साथ मिलके हम आगे इसको कंटिन्यू करके और एक अच्छे लेवल पे चलाएंगे। जी। महिला सशक्तिकरण पे क्या काम हो रहा है आपका? कैसे महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, चाहे जो गरीब हैं या क्लस्टर्स की हैं? देखिए, जो मिडिल क्लास हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ स्लम्स का है। उसके लिए हमने एक मुहिम चलाई है, जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं। जितने भी स्लम्स हैं या विधवाएं हैं जी, या फिर गरीब परिवार की औरतें हैं, उनके लिए हम एक सिलाई सेंटर बनाने की सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया। जिसके लिए हम प्रशासन से मदद चाहते हैं, भाई हमें जगह अवेलेबल हो जाए, और हम वहाँ पे उनके लिए एक फ्री सिलाई सेंटर चलाएंगे, जिसमें वो उनसे हम पहले आप यहाँ जो भी इस तरह की चीज़ होती है, जिनको कम से कम उनको बेच के उनकी आय भी हो सके, जो भी मतलब उनको बेच के हम उनकी आय करके, और वो सब उनको ही हम देंगे, जिससे कि उनको एक आत्मनिर्भर भी बने, आत्मनिर्भर बने, और उनको अपना परिवार चलाने के लिए आगे वो मिले। तो हमारा इसमें काम चल रहा है कि हम एक सिलाई मशीन सेंटर बनाएं। जी जी। और चलिए, और आगे एक सवाल ले लेते हैं। ये गिरीश जी हैं, ये कह रहे हैं कि जैसे आप अपने टैंकर ले लेकर पौधों को पानी देते हो, आपको क्या प्रशासन से भी कुछ मदद मिलती है? देखिए, हमने प्रशासन से इस बारे में बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, मगर 2-3 बार बात करने के बाद भी उनकी तरफ से हमें कोई अवेलेबल नहीं हुए। तो इसलिए हम अपने पर्सनली यूज़ से अपने पर्सनली टैंकर हायर करते हैं, और वीक में 2 बार हम उन सब पेड़ों में पानी डालते हैं, जो भी पेड़ एक आवास संस्था के माध्यम से, या जो भी पेड़ रोड पे लगे हुए हैं, कोई भी हो, उसमें हमारा ये नहीं कि ये पेड़ हमने नहीं लगाया तो हम इसको नहीं देंगे, हम सारे पेड़ों में पानी डालते हैं जी। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि पौधे को पेड़ बनाएं, और उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। जी जी जी। तो संस्था क्या सिर्फ गुड़गांव तक सीमित है, या आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपका काम चल रहा है कुछ? हमारी टीम में एक रवि छापड़ा करके मेंबर है जी, वो हमारी संस्था के साथ जुड़े, उन्होंने संस्था का काम देखा। वो स्पेशल फरूख नगर से गुड़गांव आते थे संस्था के काम के लिए। अच्छा। उन्होंने संस्था का काम देखा, वो जुड़े, उन्होंने सीखा। आज वो फरूख नगर में एक टीम बना के काम कर रहे हैं संस्था की तरफ से, जिसमें वो अपने KMP पे और इन पे पेड़ लगा रहे हैं। उनका पालन पोषण सारा वो खुद कर रहे हैं, और उनके पास इस टाइम कम से कम 15 से 20 पर्यावरण सैनिकों की टीम है। और आने वाले टाइम में मैं सबसे ये आग्रह करूँगा, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे कोई भी ज़िले का एरिया हो, उसमें कोई भी हमसे जुड़ना चाहता है तो हमारी कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं। एक पर्यावरण सैनिक के नाते आप हमसे जुड़ सकते हैं, और अब आप अपनी टीम बना के वहाँ पे काम कर सकते हैं। आपको जो भी मदद चाहिए होगी, जैसे भी चाहिए होगी, हमारी टीम की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हम आप सबको वो मदद मुहैया करवाएं। देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए, और इस सवाल को मैं रवि कालरा जी से लिंक करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको जानता भी हूँ, उनसे मिला भी हूँ, और ये सवाल मेरा रोड सेफ्टी को लेकर है। गुरुग्राम है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत तेज़ी से लोग दौड़ रहे हैं, कोई रुक नहीं रहा, क्योंकि वहाँ लोगों में तेज़ी इतनी है कि किसी को ऑफिस जल्दी पहुँचना है, तो किसी को घर जल्दी पहुँचना, किसी को कहीं जाना है। तो वहाँ पर क्या आपने अपने वॉलंटियर को ऐसे एज ए ऑफिसर या कुछ ऐसे नियुक्ति की हुई है, ताकि जो रोड पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या रोड पे जो लोग ऐसे लोग हैं जिनका कोई नहीं है, अनाथ हैं, फुटपाथ पे ही सो जाते हैं, तो उस तरफ भी कुछ काम हो रहा है? देखिए, पीछे सर्दियों में दिसंबर के टाइम जब फॉग हो जाती है, उस टाइम हमने एक मुहिम चलाई थी। जितने भी साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, जितने भी ऐसे ये हैं, हमने उन सब पे एक
लाल कलर की और पीले कलर की टेप आती है जी, जी, जो कि रिफ्लेक्टर का काम करते हैं प्रॉपर। हमने खुद अपने हाथों से वो सब पे लगाए थे और हमारा यही था कि धुंध में कई बार आपको आगे पता नहीं चलता कि कोई साइकिल पे गरीब जा रहा है, कोई साइकिल पे मतलब हमारे जैसा ही आजकल साइकिलिंग बहुत मेन हो गई, तो हमारे जैसा कोई जा रहा है और उसको ना दिखे और भगवान अगर कोई बात हो जाए, तो हमने ये मुहिम चलाई थी और आगे भी हम मुहिम चलाएंगे और सेफ्टी के लिए भी हमने काफ़ी मतलब मुहिम चलाई है और आने वाले टाइम में हम इसको और बढ़ावा ध्यान देंगे और इसमें अच्छे से। आशीष जी, हर संस्था ना अपने अपने हिसाब से काम करती है, सबकी अपनी अपनी योजनाएं और प्लानिंग्स और विज़न होता है। क्या कभी आपको अगर एक ऐसा मौका मिले कि और भी कुछ संस्थाओं से आप संपर्क करें और उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर जोड़कर लाएं और फिर काम करें मिलकर, तो क्या लगता है आपको ऐसा पॉसिबल है? नहीं, हम इसके लिए तैयार हैं। अगर कोई भी संस्था हमें बुलाती है या हम संस्था से मिलते हैं और वो हमारे साथ मिलकर कोई भी काम करना चाहती है, अगर तो हम उस संस्था के साथ मिलके आगे बढ़ना चाहेंगे, उसके साथ काम करना चाहेंगे। हमारा मेन मोटिव है कि जितना भी हमारा समाज है उसका कल्याण हो जी। हमें एक संस्था बना के ये नहीं दिखाना कि हमारी एक संस्था है, हमें जन का कल्याण करना है। तो उसके लिए हम चाहे एक संस्था के साथ चाहे 4 संस्था के साथ हमें मिलना पड़ेगा, तो हम उनसे मिलेंगे, उनके साथ मिलके काम करेंगे, पूरी इच्छा शक्ति से काम करेंगे। और इसके लिए हम एक वरुण अग्रवाल जी हैं, इनका सवाल है कि गुड़गांव में बढ़ती हुई ट्रैफिक समस्या के लिए आपकी संस्था ने क्या किया है और क्या उसके लिए सुझाव है कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसमें जो ट्रैफिक की बात है गुड़गांव में, प्रशासन इसमें मैं कहूँ प्रशासन काम कर रहा है, अंडरपास वगैरह काफ़ी तेज़ी से बना रहा है। मगर हमारी संस्था का सिर्फ एक मानना है कि जो व्यक्ति घर से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक जा रहा है और उसको पैदल चलने में या साइकिलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि वो कोशिश करके पैदल या साइकिल पे उस काम को करे, ना कि स्कूटर, बाइक या कार ले जाके। क्योंकि उससे आपको 2 फायदे हैं, एक तो आपका पोल्यूशन कम होएगा जी, एक आपकी इनकम में सुधार होएगा बिल्कुल, और दूसरा आपका टाइम बचेगा। जी 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 जी। ये रवि छाबड़ा जी ये कह रहे हैं कि आपने अपनी संस्था का नाम एक आवाज़ ही क्यों रखा? एक्चुअल में इसका पूरा नाम है एक आवाज़ जनहित की। अच्छा। तो एक आवाज़ हमने इसलिए रखा कि हमारी संस्था में जितने भी काम होते हैं या हम जितने भी लोगों से मिलते हैं, हम सबको इकट्ठा और एकजुट रख के चलते हैं। हमारी संस्था में जितने भी लोग हैं सबकी अलग अलग आवाज़ होते भी सिर्फ एक आवाज़ है कि हमें लोगों का कल्याण, लोगों के लिए सेवा जी, और उनके आगे विजन के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा, सब मिलके एक आवाज़ के उससे करें। एक इम्पोर्टेंट आशीष जी मेरा सवाल आपसे अब ये है कि बहुत कम उम्र है आपकी, युवा हैं, समाज सेवा ही क्यों? एक अच्छी नौकरी कर सकते थे, एक अच्छा बिजनेस कर सकते थे, तो आपको क्यों लगा कि भाई मेरे को समाज सेवा ही करनी है, समाज सेवा में उतरना है? देखिए, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस ये सब कर रहे हैं जी, सबके पास नौकरी भी है। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब नौकरी कईयों पे नहीं है, मगर सब कर रहे हैं। अगर हर कोई ये सोचे, जैसे मैं इस सवाल को थोड़ा सा जी पॉलिटिकल उस पर ले जाना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कई लोगों को ये मतलब सुना है कि बोलते हुए कि भाई हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, हम पॉलिटिकल नहीं होंगे जी। मैं कहता हूँ कि आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जाओगे? आपको अगर समाज का काम करना है, आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो पॉलिटिक्स में जाओ, बिल्कुल उसको दलदल मत खाओ, आप उसमें घुस के उसकी सफाई करो, वहाँ से अच्छी योजनाएं निकाल के लोगों के कल्याण में यूज कर सकते हो। अगर आप पॉलिटिक्स में कुछ बन जाते हो तो आप उसमें बन के आप लोगों का कल्याण अच्छे से कर सकते हो। हम तो फिर भी एक संस्था में हैं, हमें आगे काम करने के लिए प्रशासन का, शासक का इनके आगे हाथ फैलाने, इनसे मतलब दरख्वास्त करनी पड़ती है। अगर आप खुद एक नॉर्मल समाज में से उठ के और अगर आप आगे बढ़ते हो, आप उससे अच्छा काम कर सकते हो कल्याण के लिए। जी जी जी। तो इसलिए मैंने ये चुना कि कहीं ना कहीं से शुरुआत तो किसी ना किसी को करनी पड़ेगी। जी जी जी। और हमारी टीम में जितने भी मेंबर हैं, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने अपना काम और अपना परिवार सबका सेक्रीफाइस करके एक शनिवार और इतवार ये 2 दिन हमारी संस्था के लिए ऐसे निकाल रखे हैं कि किसी का कोई भी काम हो वो फिर भी हमारी संस्था के अंदर आके काम करता है और लोगों के लिए जागरूकता पैदा करता है।
पर्यावरण में जुड़ने के बाद हमने काफ़ी लोगों को देखा जो बच्चों को लेके आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं और हमारी संस्था के साथ मिलकर काम करते हैं। तो अगर ये जागरूकता ऐसे ही रही तो आने वाले टाइम में बिल्कुल बिल्कुल मुझे नहीं लगता है जन जागृति जरूर होगी। बड़े अच्छे से आशीष जी ने मेरे सवाल को कहीं और से जोड़ के और लिंक करके और उसका बड़ा सुंदर जवाब दिया। और आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि राजनीति को बुरा बनाया गया है। अगर राजनीति में आके आप समाज कल्याण के लिए काम करते हैं और वहाँ की सही योजनाओं को लोगों तक पहुँचाते हैं तो उससे अच्छी चीज़ क्या होगी। आशीष जी, मैं चाहूँगा कि युवाओं के लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि उन तक आपकी बात पहुंचे और वो उस चीज़ को फॉलो करें, या आपका कोई उन तक संदेश? या युवाओं को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा आप निकालिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, उनको बताइए कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और कोशिश करके कोई भी आपके घर में खुशी है, खुशी का माहौल है, आपके घर में कोई बेटियाँ होती है, आपके घर में कोई बेटा होता है, या कोई भी आपके घर में खुशी आती है, तो उस खुशी पे आप एक प्रण लीजिए कि हमें एक पेड़ लगाना है और उस पेड़ को लगा के उसको पाल के और उसको एक वृक्ष रूपा उसको आकार दिलवाना है। आपके जाने के बाद आपके बच्चे को वो फ़ायदा देगा। आपका बच्चा देख के ये कह सकेगा कि ये मेरे पिताजी ने लगाया था और आज इतना बड़ा हो गया। आपका वृक्ष लगाया हुआ आपको फल उस टाइम दे ना दे, मगर आपके बच्चे को, आपके घर वालों को वो फल जोड़ देगा। तो मेरा यही मानना है बस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही। और पर्यावरण पे एक आवाज़ संस्था का काफ़ी ज़्यादा जोर है और उस पर बहुत अधिक मात्रा में उस पर काम हो रहा है। और गुड़गांव में तो आप कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं। और मैंने व्यक्तिगत रूप से भी उनको जानता हूँ और मैंने देखा है कि कैसे ये टैंकर से सभी रोड्स पे जा के खुद पानी देते हैं और उनको जीवित रखने की कोशिश करते हैं। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे इनका काम चल रहा है, वो चाहे एजुकेशन हो, रोड सेफ्टी हो, कन्याओं के विवाह हों, और कोरोना में लोगों की मदद करना हो, चाहे अब जो भी इन्होंने मदद की अब तक, और हम सभी कहीं ना कहीं लोगों की मदद कर रहे हैं। एक मैं सवाल भूल गया था, मुझे फिर से वो बात करते करते याद आ गया, तो मैं वो आपसे पूछ लेता हूँ। हम एंकर हैं, पत्रकार हैं, लेकिन कई बार हम भी भूल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि जो तीसरी लहर एक्सपेक्टेड है, कहीं ना कहीं सरकारी हॉस्पिटल्स ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर रही है। कल जो प्रधानमंत्री जी ने जो केरल और महाराष्ट्र आकर उनके मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक की, उसमें कहीं ना कहीं क्लियरली उन्होंने संकेत दिए हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो हम सभी चीज़ों के लिए तैयार रहें। पिछली बार जिस तरह की लोगों को दिक्कतें आई थी, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे दवाइयाँ हैं, चाहे हॉस्पिटल्स में बेड्स हैं, उसको लेकर आपकी कोई योजना या आपकी कोई तैयारी कुछ पूरी कर रहे हैं? आप किस तरह से करेंगे? देखिए, तीसरी लहर को देखते हुए हमारी संस्था पूरी तैयार है। भगवान न करे तीसरी लहर आए, मगर अगर आती है तो हमारी संस्था के जितने भी सैनिक हैं वो धरातल पे उतर के काम करना चाहेंगे। और आपके माध्यम से मैं उन लोगों को ये जोड़ कहना चाहूँगा जिन्होंने जमाखोरी करी या सिलेंडर ऑक्यूपाई करके रख लिए या दवाई ऑक्यूपाई करके रख ली, ऐसी इस पैसे का आप कुछ नहीं करोगे, ये पैसा कहीं ना कहीं गलत जगह में निकल जाता है। जी। तो ये चीज़ें ना हो। दूसरा, लोगों से ये आग्रह करूँगा कि ये बीमारी एक कोई छोटी बीमारी नहीं है। इसको देखते हुए आप अपना थोड़ा बचाव करिए, घर से ज़रूरत होने पे ही निकलिए। अपने बच्चों को बताइए कि आपको मास्क लगा के घूमना है। आपके पास सिर्फ एक ही इलाज है, मास्क। अपने हाथों को सैनिटाइज करिए, उसको साबुन से धोइए बार बार, और ये सब करके आप डिस्टेंसिंग बना के, और जब भी आप इससे बच सकते हैं। इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी एक ही मेडिसिन है कि आप जितना एक दूसरे कॉन्टैक्ट में कम आए फिजिकली, SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज। तो बड़ा 3 शब्दों का बड़ा अच्छा सा शब्द है और बड़े SMS करे हम सब लोगों ने, तो उस SMS को अब ज़रूर फॉलो करें। और कहीं ना कहीं अब व्हाट्सएप की बजाय SMS की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो कोशिश कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और आप अपना ख्याल रखेंगे तो आपके साथ साथ जो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जो आपके मोहल्ले के लोग हैं, आपके देश के लोग हैं,
वो भी सुरक्षित रह पाएंगे। कोरोना अभी गया नहीं है, अब फिर से आपके दरवाजे पे खड़ा है। आप थोड़े से दरवाजे से आपने बाहर मुंह निकाला तो फटाक से आपको चपेट में ले लेगा। तो उससे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोरोना में नियमों का पालन करें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाई है, अब हर जगह जगह आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी की ऐड चल रही हैं, हर किसी को फ्री में वैक्सीन लग रही है, कोई उसके चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। सिर्फ आपको थोड़ी सी सेंटर तक जाने की मेहनत तो करनी है और अब तो रजिस्ट्रेशन का भी चेक करनी है। तो आप फ्री में आपको वैक्सीन लग रही है तो वो सब चीज़ करिए। आपको रोकना चाहूँगा वैक्सीन के लिए, एक बात मन में आ रही है वो बोलता हूँ। जी जी। सबसे ज़्यादा वैक्सीन इस टाइम गुड़गांव में लगी है जी। अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो गुड़गांव में सबसे ज़्यादा वैक्सीन के रिकॉर्ड्स आए हुए हैं। इसमें हर जगह वैक्सीन लग रही है, आप जाइए वैक्सीन लगवाइए। इसमें प्रशासन का पूरा सहयोग है, वो आपको कैंप भी मुहैया करवा रही है और अच्छे उसमें वैक्सीन लगवा रही है। तो मेरा सबसे ये आग्रह है कि आप हर जगह जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं और काफ़ी वैक्सीन मात्रा में आई है और आप इसको लगवाएं वैक्सीन को। नहीं, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि अगर मैं कॉन्वर्जेशन को एंड नहीं करूँगा तो ये इंटरव्यू चलता ही रहेगा, क्योंकि हमारी बातों में से बातें निकल रही हैं और अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन फिर से मेरा एक सवाल है आपसे। अब वो सवाल ये है कि आप लोगों से कैसे कनेक्ट करते हैं, किस तरह से लोग आपको अप्रोच करते हैं और कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? हमारा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पेज है एक आवाज़ GGN के नाम से। आप उस पर मैसेज डाल सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर लाइक कर सकते हैं और आप उसके थ्रू हमारे माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हमने अपने नंबर भी वेबसाइट पे डाल रखे हैं, सॉरी वेबसाइट कह रहा हूँ, पेज पे डाल रखे हैं। आप उस पर आप कॉल करेंगे तो आपको उसका रिवर्ट कॉल वापस जरूर आएगा। बहुत बढ़िया। आशीष जी के साथ बहुत बढ़िया कॉन्वर्जेसन रही, बहुत बढ़िया हमारा ये चिट चैट का कार्यक्रम रहा। हम इसको इंटरव्यू नहीं कहते, लेकिन ये एक संवाद हमारे एक दूसरे के बीच में होता है, जिसको हम रोज़ाना शाम 4 बजे लेकर अपने न्यूज़ NCR के फेसबुक लाइव पेज पर आते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम हर उस व्यक्ति को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार या आसपास के लोगों के लिए मदद की है, उनके लिए मदद का काम कर रहे हैं। आपने तो वैसे भी बहुत सारे काम किए हैं, इनको अगर मैं लेकर कहूँ तो इसी तरह से आप लोग समाज सेवा करते रहें, लोगों से जुड़े रहें। और ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना काम धंधा छोड़ के फिर समाज सेवा करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा भी अगर वक्त आप अपने समय सीमा से निकाल के थोड़ा सा भी वक्त आप आम लोगों के लिए निकालेंगे तो वही आपकी समाज सेवा है। हमारी भी कोशिश रहती है कि हम कहीं ना कहीं लोगों तक अपने चैनल के माध्यम से, चाहे वो हम इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना सर्कुलेट कर रहे हो आप तक, तो हम भी किसी न किसी तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं। एज ए पत्रकार हमारे पास भी बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं। जब कोरोना का बहुत ज़्यादा पीक टाइम चल रहा था, हमने भी लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स और हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध करवाए। जितनी हर संभव कोशिश हमने की, जितना हमसे बन सकता था। तो हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सेवा कर सकते हैं। अब वो चाहे किसी भी एक फील्ड को आप पकड़ लीजिए, आप किसी एक गरीब बच्चे को, एक ज़रूरतमंद बच्चे को भी एजुकेट कर देंगे तो वो भी एक समाज सेवा है। तो इसी तरह से जैसे आज आशीष जी के साथ हमारी इतनी अच्छी सकारात्मक संवाद हुआ, बातें हुई, इसी तरह से कल फिर से हम किसी न किसी ऐसे ही खास मेहमान के साथ फेसबुक पर शाम 4 बजे लाइव होंगे। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ NCR। नमस्कार, धन्यवाद।